हेलो डियर, वेलकम टू गेट स्पीयर। तो जितने भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले मैं बताऊंगा, मेरा नाम राम लगन साफी है और मैं गेट के लिए और वीएलएसआई डिजाइन से रिलेटेड जो है सब्जेक्ट, उन सब चीज़ों की जानकारी और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से दूंगा। तो आप लोग जो भी स्टूडेंट गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो अगर बीटेक सेकेंड ईयर में है या फिर थर्ड ईयर में है या फिर फोर्थ ईयर में है या फिर पास आउट है, ड्रॉप लिए हुए हैं, ठीक है, तो ये उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा। और जो स्टूडेंट कॉलेज में है और गेट का प्रिपरेशन नहीं करके अगर वो प्लेसमेंट से रिलेटेड, वीएलएसआई डिजाइन से रिलेटेड सब्जेक्ट के बारे में और टूल्स के बारे में, स्पेशली टूल्स के बारे में और प्रोजेक्ट से रिलेटेड जानकारी लेना चाहते हैं, तो उन सभी के लिए ये यूट्यूब चैनल बेनिफिशियल होगा। और आप सीख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल से, क्योंकि मैं जो है अपने इस यूट्यूब चैनल पे वीएलएसआई डिजाइन से रिलेटेड सब्जेक्ट और जो टूल्स होते हैं उन सब की जानकारी दूंगा। ठीक है, कैसे कैडेंस जो है कैडेंस में जो टूल्स होते हैं वो कैसे काम करता है, और जैलिंस विवार्डो में जो एफपीजीए बोर्ड होते हैं, एफपीजीए बोर्ड को कैसे यूज करते हैं, कैसे टेस्ट करते हैं, तो इन सभी चीज़ों से रिलेटेड जो है, और पीपीटी कैसे बनाते हैं, प्रेजेंटेशन कैसे होता है, इन सब चीज़ों से रिलेटेड सारा वीडियो। तो ये उन दोनों टाइप के स्टूडेंट के लिए होगा जो गेट का प्रिपरेशन करना चाहते हैं एमटेक में, एमटेक जाने के लिए या पीएसयू ज्वाइन करने के लिए। और साथ में उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा जो टूल्स सीखना चाहते हैं, स्पेशली टूल्स चलाना सीखना चाहते हैं, ताकि वो प्लेसमेंट ले सके अपने कॉलेज से, प्लेसमेंट ले सके, चाहे ऑन कैंपस हो चाहे ऑफ कैंपस हो। अगर आपके पास टूल्स का नॉलेज होगा और अगर आप टूल्स चलाना जानेंगे, तो फिर आप प्रोजेक्ट भी अच्छे से कर पाएंगे और पेपर भी लिख पाएंगे, पेपर भी हो पाएगा। तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड वीडियो जो है मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से दूंगा। तो आप सभी के लिए ये बेनिफिशियल होगा। तो अभी मैं गेट के लिए वीडियो बनाता हूँ, तो जो भी स्टूडेंट इस साल 2026 में जो है अच्छे रैंक लाए हैं, अच्छे मार्क्स लाए हैं, उन सभी को सबसे पहले कंग्रेचुलेशन। एंड जो भी स्टूडेंट टारगेट कर रहे हैं 2020, जिनका अच्छा मार्क्स नहीं आया है और जो टारगेट कर रहे हैं 2027 या 2028 के लिए, तो जो भी स्टूडेंट टारगेट कर रहे हैं तो वो अब से स्टार्ट कर देना चाहिए प्रिपरेशन, क्योंकि टाइम बहुत कम है और ये टाइम कब निकल जाता है ये पता नहीं चलता है। स्पेशली क्या होता है कि आप सब्जेक्ट जब पढ़ते हैं तो उन सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट ही बहुत ज़्यादा होता है, वास्ट होते हैं, डेप्थ में पढ़ना पड़ता है आपको। तो इसीलिए क्या है कि लेट नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हर सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपको कम से कम केवल सब्जेक्ट पढ़ना ही नहीं होता है, सब्जेक्ट पढ़ने के बाद उसके पीवाईक्यू लगाना होता है सबसे पहले। तो उसके साथ बहुत सारा कॉन्सेप्ट होता है, बहुत सारा जो है क्वेश्चंस आपको देखने पड़ते हैं। साथ में ही आपको जो है पीवाईक्यू लगाना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज के भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं, वो भी आपको लगाना है। तो ये सारी चीज़ करने के बाद जाकर के आपको सब्जेक्ट में जो है, फिर उस सब्जेक्ट में आप पार्ट जो टेस्ट होते हैं, पर्टिकुलर टॉपिक वाइज टेस्ट वो देना पड़ता है, फिर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देते हैं, तब जाकर के एक जो है आपका ये है उस सब्जेक्ट में पकड़ बनता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि टाइम कम है, तो जो भी स्टूडेंट टारगेट कर रहे हैं, जिसका मार्क्स अच्छा नहीं आया है, जिसका रैंक अच्छा नहीं आ पाया है इस साल 2026 में, वो जो है स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम आज जो है सबसे पहले देखेंगे, मैं स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए बताऊंगा, जो भी सब्जेक्ट है मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन जो इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन के सब्जेक्ट होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स से अप्रॉक्सीमेटली 7 से 8 सब्जेक्ट जो है वो लगभग सेम होते हैं दोनों में, ठीक है। तो 7 से 8 सब्जेक्ट कॉमन होते हैं, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल सॉरी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रो इंस्ट्रूमेंटेशन के जो है 7 से 8 पेपर कॉमन होते हैं इसी से, ठीक है। तो हम लोग जो है मैं जो है इसी के लिए स्पेशली बतलाऊंगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं
कौन-कौन से सब्जेक्ट होते हैं और कौन-कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है? किस-किस सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आते हैं, कितने सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है? चलिए। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जो टारगेट कर रहे हैं वो है गेट 2027 और 28 स्टूडेंट के लिए भी हम लोग टारगेट ये कर रहे हैं, ठीक है? तो सबसे पहले क्या होता है कि इसमें जो सब्जेक्ट है, देखिए, मैं मेजर सब्जेक्ट बता रहा हूँ और कि टोटल कितने सब्जेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो पढ़ना पड़ता है वो होता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग मैथ। उसके बाद सेकंड सब्जेक्ट मैं रखता हूँ एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। एप्टीट्यूड प्लस रीजनिंग, ठीक है। अब जो मैं सब्जेक्ट बता रहा हूँ, जैसे कि मैं थर्ड सब्जेक्ट बोल रहा हूँ, ये है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। जो मेरा चौथा सब्जेक्ट है वो है नेटवर्क, नेटवर्क नेटवर्क एनालिसिस या नेटवर्क सर्किट भी आप बोल सकते हैं। नेटवर्क नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस होता है, बट आप नेटवर्क से भी क्योंकि नेटवर्क को ही सर्किट भी बोलते हैं, तो ठीक है, तो आप नेटवर्क मान लीजिए कि नेटवर्क सब्जेक्ट है। एंड जो फिफ्थ सब्जेक्ट है वो है कंट्रोल कंट्रोल सिस्टम। उसके बाद जो हम सिक्स सब्जेक्ट है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग सर्किट, ठीक है। जो सेवन सब्जेक्ट है वो है ईडीसी, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट, ईडीसी शॉर्ट में। एंड जो एट सब्जेक्ट है वो है सिग्नल एंड सिस्टम। मैं यहाँ इसको भी लिख ही देता हूँ, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट, एंड सिग्नल एंड सिस्टम, सिग्नल एंड सिस्टम। एंड जो नाइन्थ सब्जेक्ट है दैट इज ईएमटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। एंड जो 10वां सब्जेक्ट है हमारा वो है कम्युनिकेशन, ठीक है। देखिए, टोटल 10 सब्जेक्ट है और ये एक सब्जेक्ट इसमें ऐड किया गया है जिससे क्वेश्चन अभी तक बहुत कम पूछे गए हैं, दैट इज सीओए, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, ठीक है, ये सब्जेक्ट भी है। तो बट मेन रूप से 10 सब्जेक्ट ही है, ठीक है। देखिए, मैं ऐसे क्यों लिखा हूँ और इसके पीछे लिखने का क्या कारण है, क्या मतलब है, देखिए मैं बता रहा हूँ कि ये जो सब्जेक्ट है, ये जो आप सब्जेक्ट देख रहे हैं, सबसे पहले तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, उसके बाद ये हमारा नेटवर्क, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के पढ़ने के बाद आपके पास इस सब्जेक्ट से जो आप सीखेंगे वो आपको इस सब्जेक्ट में भी आएंगे और साथ में इस सब्जेक्ट में भी हेल्प करेंगे। और अगर एनालॉग, क्योंकि नेटवर्क पढ़ने से कंट्रोल सिस्टम एंड एनालॉग सर्किट इसमें भी हेल्प मिलता है, और ईडीसी जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट, इसमें भी आपको बहुत सारे पार्ट कॉमन मिलेंगे, ठीक है।
तो ये एक सब्जेक्ट पढ़ लेने से आपको ये 2 और ये भी सब्जेक्ट आप कह सकते हैं कि बहुत सारा चीज़ आपको जानकारी मिल जाएँगी, ठीक है? मतलब इन सब्जेक्ट को पढ़ने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आपको नेटवर्क इस सब्जेक्ट पे कमांड है तो। ये सब्जेक्ट पे कमांड है तो, ठीक है? देखिए जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है ये अपने आप में ये डिज़ाइनिंग से रिलेटेड ये सब्जेक्ट होता है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है? तो इसमें बहुत सारा चीज़ दिमाग लगाना पड़ता है, सर्किट को डिज़ाइन करना पड़ता है। अ, जब आप कॉम्बिनेशनल सर्किट और सीक्वेंशियल सर्किट पढ़ते हैं स्पेशली और एफएसएम पढ़ते हैं, फाइनाइट स्टेट मशीन जब आप डिज़ाइन करते हैं, तो उस टाइम पे कुछ भी ऐसे याद करके रट के ऐसे नहीं पॉसिबल है। ये पूरा डिज़ाइनिंग से रिलेटेड है, ठीक है? और ये सारा कुछ तो ये सब्जेक्ट बहुत ही ऐसे लगता है सिंपल है, बट ये इतना सिंपल है नहीं, ठीक है? क्योंकि अच्छा मैं इ इसको ऐसे बनाने का क्यों मैं ऐसे लिखा हूँ? देखिए, तो सबसे पहले मैं कुछ और बातें बता रहा हूँ, जैसे कि ये जो हमारा सब्जेक्ट है मैथ, इंजीनियरिंग मैथ और एप्टीट्यूड प्लस रीज़निंग इससे जो है 28 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? इनसे अच्छा 28 मार्क्स के और बाकी ये जो हमारा कोर सब्जेक्ट है, इन कोर सब्जेक्ट से 72 मार्क्स पूछे जाते हैं, ठीक है? इसमें ये जो 28 नंबर है, ये फिक्स मार्क्स है, ठीक है? अब ये फिक्स है, इसमें से जैसे कि मैथ का क्या है और तो मैथ जो है, ये 13 मार्क्स के पूछे जाते हैं, ठीक है? ये फिक्स है, ये फिक्स मार्क्स है और एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग से जो है, ये आपका 15 मार्क्स पूछे जाते हैं, ठीक है? ये जो मार्क्स है, ये मार्क्स आपका ये जो मार्क्स है, ये मार्क्स फिक्स्ड है, ये आपको पूछे ही जाएँगे, ठीक है? फिक्स मार्क्स है। ठीक है? और शायद आप लोग को हाइड हो गया होगा, 1 सेकंड। मैंने जो लिखा है देखिए अ, मैंने ये लिखा है, ठीक है? तो 13 मार्क्स और 15 मार्क्स जो है ये फिक्स होते हैं, तो टोटल 28 मार्क्स पूछे जाते हैं, ठीक है? मैथ और एप्टीट्यूड प्लस रीजनिंग से, ठीक है? चलिए, इसके बाद ये 72 मार्क्स होते हैं जो कोर सब्जेक्ट होते हैं उसमें से, ये 72 मार्क्स के होते हैं। तो जो स्टूडेंट जैसे गेट का एग्ज़ाम हम लोग क्यों दे रहे हैं? गेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं स्पेशली स्टूडेंट जो है गेट का एग्ज़ाम देता है ताकि वो हायर स्टडीज़ कर सके। अगर बीटेक में है तो वो एमटेक में जो है एमटेक कर सके बेस्ट कॉलेज से लाइक आईआईटी से और एनआईटी से जो है कर सके एमटेक, ठीक है? या नहीं तो ज़्यादातर स्टूडेंट तो एमटेक के लिए करते हैं बट जो बहुत अच्छे स्टूडेंट या बहुत अच्छे मार्क्स लाते हैं उनको पीएसयू भी मिल जाता है, ठीक है? और ये डायरेक्ट जॉब ऑफर करती है। तो अगर गेट में आपका बेस्ट रैंक आता है तो डायरेक्ट आपको जॉब मिल जाएँगी, ठीक है? पीएसयू से इंटरव्यू देने के बाद आपको जॉब मिल जाएँगी। बट मोस्टली स्टूडेंट जो है एमटेक के लिए करते हैं हायर स्टडीज़ के लिए करते हैं। तो एमटेक आप करना चाहते हैं और अगर इलेक्ट्रॉनिक्स के आप स्टूडेंट हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रिकल के या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन के, तो अभी के टाइम पे इन सभी स्टूडेंट का जो गोल होता है, कौन-सा एमटेक में ब्रांच चूज़ करना, तो वो जो ब्रांच होते हैं, वो केवल चूज़ करना चाहते हैं वीएलएसआई, ठीक है? वीएलएसआई, ठीक है? तो यही ब्रांच इन सभी स्टूडेंट के लिए जैसे इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या कम्युनिकेशन इन सभी टाइप के स्टूडेंट के लिए पहला जो चॉइस होता है वो यही होता है, वीएलएसआई। तो ठीक है, तो ये जो सब्जेक्ट मैं लिखा हूँ, ठीक है? ये जो सब्जेक्ट मैं लिखा हूँ, ये वीएलएसआई के अंदर ये ऐसा सब्जेक्ट है कि जब आप एमटेक स्टार्ट करेंगे तो आपको एमटेक में यही सब्जेक्ट को पढ़ना है और इसी सब्जेक्ट को थोड़ा और डेप्थ में पढ़ना है, ठीक है? और इनका थोड़ा मतलब नेक्स्ट वाला सर्किट देखेंगे, नेक्स्ट वाला जो है इससे ऊपर वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे। लेकिन ये सब्जेक्ट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये सबसे पहले जब भी देखिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जिसमें 3 सब्जेक्ट आपका एकदम ही मतलब स्ट्रॉन्गली आपको पढ़ना पड़ता है। जैसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एनालॉग सर्किट्स एंड ईडीसी। क्या होता है कि ये 3 जो सब्जेक्ट है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और ईडीसी, ये 3 सब्जेक्ट में ही मोस्टली जो आप एमटेक में इन तीनों सब्जेक्ट को डेप्थ में पढ़ेंगे, ठीक है? अच्छा, जो अगर यहाँ पे ये है केवल वीएलएसआई वालों के लिए, ठीक है? और जो कम्युनिकेशन लेना चाहते हैं या जिनको कम्युनिकेशन मिलता है, उनके लिए ये ब्रांच जो है पढ़ना पड़ता है। मतलब ये सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है कम्युनिकेशन ब्रांच वाले स्टूडेंट के लिए। जो सिग्नल्स एंड सिस्टम
या ईएमटी, ये कम्युनिकेशन और सीओए, ये सब उसमें आता है जो कम्युनिकेशन, जिनको कम्युनिकेशन ब्रांच मिलता है। मतलब वीएलएसआई हुआ एक, और दूसरा जो एमटेक में जो आप सब्जेक्ट लेते हैं वो है कम्युनिकेशन, ठीक है। तो कम्युनिकेशन वाले स्टूडेंट को बेसिकली यही डील करना पड़ता है, सिग्नल सिस्टम से रिलेटेड, ईएमटी, कम्युनिकेशन, यही सब, ठीक है। और वीएलएसआई वालों के लिए ये चूज करना पड़ता है। अब क्या होता है कि जब आप एमटेक करते हैं, एमटेक में जब आप हैं, तो यहाँ पे जो एमटेक के बाद जो आपको जॉब मिलती है या इंटर्नशिप मिलती है, ठीक है, 1 साल कंप्लीट होने के बाद आपको इंटर्नशिप के लिए बहुत सारे एनआईटी में मौका मिलता है। और आईआईटी में इंटर्नशिप, बहुत आईआईटी में इंटर्नशिप नहीं होते हैं, ठीक है। उन वहाँ पे 2 ईयर कोर्स करना पड़ता है। 1 साल आपको कोर्स वर्क करना पड़ेगा और 1 साल जो है वहाँ पे प्रोजेक्ट में काम करना पड़ेगा, ठीक है। जो टॉप के आईआईटी होते हैं, उसे लोअर आईआईटी में इंटर्नशिप अलाउ होती है। और जो एनआईटी होती है वहाँ भी केवल एनआईटी तिरछी में ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है कि आप इंटर्नशिप जाके करें। बाकी के एनआईटीओ में जो है आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप 1 साल कोर्स वर्क करें और फिर 1 साल जो है आप इंटर्नशिप कर सकते हैं, ठीक है, अलाउ होता है। तो क्या होता है कि ये जो चीज़ है, इंटर्नशिप मिलना या फिर कंप्लीट होने के बाद जब आप इंटरव्यू देते हैं, जॉब लेने के लिए आपको इंटरव्यू हमेशा देना पड़ेगा, चाहे आप पीएसयूज़ के में रैंक लाते हैं, पीएसयू जॉइन करना चाहते हैं, तभी आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। और या फिर आप एमटेक कर रहे हैं वीएलएसआई में, तभी आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आप वीएलएसआई सब्जेक्ट में एमटेक किए हैं, तो इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बेसिकली यही 3 सब्जेक्ट, मेजर सब्जेक्ट है हमारा। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और ईडीसी, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस एंड सर्किट, ठीक है। ये 3 सब्जेक्ट से ही पूछे जाते हैं। और ये फंडामेंटल, कोई भी इंटरव्यू स्टार्ट होगा आपका तो वो फंडामेंटल क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं, एकदम बेसिक क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आप जो एमटेक में जो कुछ अच्छा सब्जेक्ट, मतलब इससे इनका जो वास्ट वर्जन होता है उन सब चीज़ों से पूछेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको यही चीज़ से क्वेश्चन पूछेंगे और बेसिक से, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये सब्जेक्ट पे पकड़ बनाना है, ठीक है? मतलब गेट का प्रिपरेशन करना ही है, साथ में ये जो हम सब्जेक्ट बोले हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और ईडीसी, इस सब्जेक्ट पे आपको स्ट्रॉन्ग पकड़ बनाना है, ठीक है? अब थोड़ा मैं इन तीन सब्जेक्ट को थोड़ा और डिटेल्स में मैं बता रहा हूँ। जैसे मैंने पहला बोला डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके क्या फ़ायदे हैं मैं थोड़ा बता रहा हूँ। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, और दूसरा सब्जेक्ट मैंने बोला एनालॉग सर्किट। एनालॉग सर्किट, और जो मैं तीसरा सब्जेक्ट बोला दैट इज ईडीसी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट, ठीक है। देखिए क्या होता है कि जब आप वीएलएसआई सब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है, तो उसके बाद जो जॉब मिलता है वो किन किन फील्ड में मिलता है, ठीक है। तो स्पेशली 3 ही डोमेन है। जैसे या तो आप डिजिटल आईसी डिजाइन इंजीनियर बनेंगे, मतलब अ, आप ये कह सकते हैं कि अगर आप डिजिटल आईसी डिजाइन इंजीनियर बनते हैं, ठीक है, डिजाइन इंजीनियर बनते हैं, तो आपको ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और इससे रिलेटेड सब्जेक्ट, जैसे कि आपको वेरीलॉग हुआ, ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि आप कौन से, वो डिपेंड करता है कि आप कौन से रोल के लिए सेलेक्ट होते हैं, ठीक है। बट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो सब्जेक्ट है, उन सभी को, आपको अगर डिजिटल आईसी डिजाइन इंजीनियर बनना है तो आपको इन्हीं चीज़ों से डील करना पड़ेगा, पूरा डिजाइनिंग से। आप सुने होंगे एनालॉग, जो एनालॉग आईसी डिजाइन इंजीनियर है, ठीक है, तो इसमें आपको इन सब्जेक्ट का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। तो जो अगर आप एनालॉग आईसी डिजाइन इंजीनियर बनना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको इन सब्जेक्ट को बिल्कुल अच्छे से डेप्थ में पढ़ना है, ठीक है, स्टार्टिंग से ही। मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप एमटेक में जाकर के पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। एमटेक में जाने के बाद जो है सब्जेक्ट सिलेबस थोड़ा और वास्ट हो जाता है, इन्हीं का और अच्छा, मतलब डेप्थ में आप पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो सर्किट देखेंगे उससे कहीं ज़्यादा बड़ा और जो है और बेटर सब्जेक्ट सर्किट वगैरह देखेंगे, ठीक है। इतना तो आपको पहले से ही क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में जो आप पढ़ेंगे सब्जेक्ट में, ठीक है। तो जो भी एनालॉग आईसी डिजाइन इंजीनियर बनते हैं उनके लिए है। और ये ईडीसी है, ये सब्जेक्ट इन दोनों के लिए कॉमन है, ठीक है, क्योंकि ये डिवाइस से रिलेटेड है। तो इसमें क्या है कि आप, ये है डिवाइस,
जो डिवाइस इंजीनियर बनते हैं, जो डिवाइस पे काम करते हैं, ठीक है? डिवाइस इंजीनियर जो बनते हैं उनके लिए जैसे कि आप एनमॉस, पीमॉस ये सब जो फिनफैट, फैट फैट ये सब चीज़ से रिलेटेड आप सुने होंगे, तो वो डिवाइस में आ जाता है या सोलर हो गया, ये सारा कुछ डिवाइस के अंदर आ जाता है। तो यही 3 सब्जेक्ट जो है स्पेशली आपको एमटेक में भी अगर आप वीएलएसआई ब्रांच चूज़ करते हैं, तो ये मेजर रूप से आप ढंग से पढ़ के आइए इस सब्जेक्ट को। स्पेशली लोग गेट के प्रिपरेशन टाइम में इन सब्जेक्ट में डिजिटल तो पढ़ लेते हैं, एनालॉग और ईडीसी थोड़ा सोचते हैं कि नहीं ये कोर सब्जेक्ट है तो उनको क्योंकि उतना करना नहीं है, 30 से 40 नंबर ही लाना है, तो ऐसा सोच करके वो ये सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं। लेकिन अगर और फिर आप ब्रांच चूज़ करते हैं वीएलएसआई, ठीक है? तो अगर आप ब्रांच वीएलएसआई चूज़ करेंगे तो ये इन सब्जेक्ट पे आपको पहले से ही बेस्ट मतलब प्रिपरेशन टाइम पे ही आप अच्छे से करके आइए, क्वेश्चन करके आइए और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है? तो ये सारा एनालिसिस है मेरा, तो आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टार्टिंग से ही आप इस तरीक़ा से पढ़ें, ठीक है? आप मतलब आप वीएलएसआई ब्रांच चूज़ करना चाहते हैं पहले से ही सभी के लिए मैं कह रहा हूँ कि अगर वीएलएसआई ब्रांच चूज़ करना चाहते हैं तो ये सब्जेक्ट को डेप्थ में पढ़ के ही आना चाहिए, ठीक है? और जो कम्युनिकेशन जिनको मिलता है उनको ये तो पढ़ना पड़ता है, ठीक है? अब मैथ एंड एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग इसका क्या रोल है? तो ये इनका बहुत ही बड़ा रोल है, ठीक है? गेट के एग्ज़ाम्स में गेट के जो रैंकर्स होते हैं, क्योंकि ये जो है आपको 28 मार्क्स प्रोवाइड करता है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड प्लस रीजनिंग। तो मोस्टली स्टूडेंट जो है एप्टीट्यूड प्लस रीजनिंग तो लगभग जो भी स्टूडेंट है आई थिंक 6-7 स्टैंडर्ड से ही ये सब पढ़ते हैं। लेकिन इनको बेटर तरीका से पढ़ के इन पे क्वेश्चंस जो है 15 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो ये बेटर है कि इनको एक ढंग से पढ़ें, एप्टीट्यूड प्लस रीजनिंग को ईज़ी वे में मत लें, ठीक है? मतलब पहले आप कि कैसे भी पढ़ें उससे मतलब नहीं है। आप गेट की जो पीवाईक्यू है इसको सॉल्व करें और आप देखें कि वो बन पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है? इनको ढंग से करें और ये जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, आप जब इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हैं तो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में से ही आप इस चीज़ को पढ़ते हैं। तो इनको ना डेप्थ में पढ़ के इनका क्वेश्चंस जो है पीवाईक्यू वाला लगना चाहिए। अगर आपको इन दोनों सब्जेक्ट पे पकड़ है, ठीक है? तो ये 28 मार्क्स ये मतलब आपको एक क्वालीफाइंग जो मार्क्स होते हैं, जो कट ऑफ होते हैं, उसको क्रॉस करने के लिए ये 2 सब्जेक्ट बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं, ठीक है? तो इन दोनों सब्जेक्ट को एकदम डेप्थ में पढ़ना है, एकदम ढंग से पढ़ना है, ठीक है? ताकि 28 में कम से कम 25 मार्क्स तो आ ही जाना चाहिए, इस टाइप से पढ़ना है, ठीक है? बाकी के जो सब्जेक्ट मैंने बताया कि अगर आप वीएलएसआई चूज़ करना चाहते हैं सब्जेक्ट एमटेक में, हर स्टूडेंट का यही फ़ोकस होता है, जो भी स्टूडेंट है सबका यही फर्स्ट चॉइस यही होता है, ठीक है? तो अगर वीएलएसआई चूज़ करना चाहते हैं तो इन सभी सब्जेक्ट पे एकदम कमांड होना चाहिए, उसमें भी आपको ये जो 3 सब्जेक्ट है इस पे एकदम बेटर कमांड होना चाहिए, एकदम ढंग से, ठीक है? और क्योंकि ये इंटरव्यू में आपको बिना इंटरव्यू दिए आप जो है कहीं इंटर्नशिप या कहीं जॉब आपको नहीं मिल सकता है, तो इंटर्नशिप के लिए या जॉब के लिए आपको इंटरव्यू में इन क्वेश्चन से इन सब्जेक्ट से आपको बेसिक क्वेश्चन यहीं से पूछते हैं। और मैं बता दूं कि जो इंटर्नशिप के लिए जो लोग जाते हैं तो सबसे पहले टेस्ट होता है, ठीक है? हमेशा ये आपको जो भी बड़ी कंपनी है, ठीक है? तो वो सबसे पहले टेस्ट लेती है, ठीक है? और उस टेस्ट में भी आपको यही सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएँगे, ठीक है? तो ऐसा नहीं कि आप इन सब्जेक्ट को अभी छोड़ देंगे गेट के टाइम पे तो आप सोचेंगे एमटेक में जाकर के फिर हमको मतलब पढ़ना पड़ेगा तो उस टाइम आपको टाइम नहीं मिलेगा, तो बेटर है कि अभी से ही सब सब्जेक्ट को एकदम अच्छे से पकड़ बना के चलना चाहिए। तो सबसे पहले आपको टेस्ट लेता है और टेस्ट लेने के बाद फिर आपका जो है 2-3 राउंड होते हैं जिसमें पहला राउंड टेस्ट हुआ, दूसरा राउंड जो है उसमें आपको पर्टिकुलर जैसे कि मतलब सी हो गया या सी प्लस प्लस या फिर जो पाइथन है इनसे आपको कोडिंग राउंड होते हैं, ठीक है? इस टाइप से। फिर आपको जो है एचआर राउंड होगा लाइक इस टाइप से बहुत सारे राउंड होते हैं, लेकिन उनमें सबसे पहले आपको टेस्ट देना पड़ता है, ठीक है? टेस्ट पास करने के बाद ही आप सेकंड राउंड, थर्ड राउंड के लिए और फोर्थ राउंड के लिए आप एलिजिबल होंगे। तो जो जितने भी बड़ी-बड़ी कंपनी है, ये सभी राउंड को करवाती है, ठीक है? जैसे इंटेल, क्वालकॉम, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट जितना भी है एनवीडिया सभी में आपको इन सारे प्रोसेस से गुजरना है, तब जाकर के आपको एक इंटर्नशिप या फिर आपको जॉब मिलता है, ठीक है? तो ऐसा नहीं कि केवल एमटेक में चले गए और एमटेक में जाने के बाद कंपनी आ जाएगी और वो
आईआईटी या एनआईटी मिल गया तो उधर से हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको ये सारा प्रोसेस पास करना पड़ेगा और इसके लिए भी इंटरव्यू के लिए भी आपको प्रिपरेशन अलग से करना पड़ेगा, ठीक है? तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब आप एमटेक में होते हैं तो उस टाइम टाइम बहुत कम होता है और जो करना होता है वो बहुत सारा सब्जेक्ट पढ़ना भी होता है, प्रोजेक्ट पे भी काम करना होता है और जो है इंटरव्यू के लिए भी प्रिपरेशन करना पड़ता है। तो इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन स्पेशली बहुत ही मायने रखता है, आपको इंटरव्यू के लिए भी प्रिपरेशन करना है। तो ये मेरा ओवरऑल एनालिसिस है, जितने भी स्टूडेंट मेरा वीडियो देख रहे हैं, ठीक है? तो मैं अपने हिसाब से समझाने की कोशिश किया हूँ कि क्या इम्पोर्टेंस है गेट में और उसी सब्जेक्ट का क्या इम्पोर्टेंस है जो है एमटेक में। क्योंकि आपको बहुत बार क्या है, मार्क्स अच्छा नहीं मिलता है, ठीक है? बट कैटेगरी की वजह से भी आपको जो है वीएलएसआई ब्रांच मिल जाता है। लेकिन आप उस सब्जेक्ट को अगर नहीं पढ़े हैं तो फिर आगे जाकर के ये प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है? एमटेक में जाने के बाद जो है भी ये प्रॉब्लम करेंगे, क्योंकि आप अगर इंटरव्यू ही क्रैक नहीं कर पाए, आप टेस्ट ही नहीं निकाल पाए तो फिर न ना तो कहीं से कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? फिर आपको बस एक एमटेक का डिग्री मिलेगा, ठीक है? तो वो एक प्रॉब्लमेटिक होगा, इसीलिए ये इस हिसाब से चलना है, इस हिसाब से कवर करना है, ठीक है? चलिए, तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, तो मेरे यूट्यूब चैनल जो गेट स्पेयर है, उनको लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ठीक है, ताकि मैं यहाँ से मोटिवेट हूँ और जो है वीडियो में स्टार्ट करूँ बनाना और डेप्थ में चीज़ों को समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। जो भी मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा, जो भी मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करूँगा, तो आप लोग ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, और अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट भी कीजिए, ठीक है, ताकि मुझे पता चलेगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ, मैं जो चीज़ें करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो आप लोगों को अच्छा लगा हो, ठीक है? और ये बेनिफिशियल हुआ आप लोगों के लिए, ठीक है? तो थैंक यू।